हाँ, इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की इंतहाई दिलचस्प है। रियासत के तीनों सुतून हिजान का शिकार हैं। तीनों फोरम्स पर अहम सियासी और कानूनी सवालात को लेकर तकसीम मजीद गहरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत जारी है, जिसमें हुकूमत ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी है, जबकि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुल्क के मौजूदा सियासी और आइनी बहरान पर बहस शुरू हो गई है, जिसका आगाज़ वज़ीर आज़म ने किया। वज़ीर आज़म की तकरीर के 3 अहम नुक्ते हैं। सबसे पहले वज़ीर आज़म ने निज़ाम इंसाफ का नोहा पढ़ा, अदलिया के हवाले से शिकवतें की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आज आइन को इसका संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। आइन के अंदर मौजूद कानून के जो इख्तियारात हैं, जो अदलिया के इख्तियारात हैं, उसकी धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। और आज एक लाडला तहकमाना अंदाज में बात करता है और कानून और आइन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। किसी ने नोटिस नहीं लिया। आप वीडियोस मंगवा के देख लें, तस्वीरें देख लें, जो इसके घर में दहशतगर्द दंदनाते फिरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। दिन रात जमानतें हो रही हैं। रात की 11 बजे अदालत खुलती है, जमानत होती है। सुबह अदालत खुलती है, जमानत होती है। दोपहर अदालत खुलती है, जमानत होती है। ये वो तराजू है जिसका झुकाव सिर्फ एक साइड पर चला गया है। इसकी करेक्शन इंतहाई जरूरी है और फौरी होनी चाहिए। और व्हाट्सएप के जरिए जजेस तब्दील होते थे। जनाब स्पीकर, कितने आला अदालतों के जज करप्शन पर निकाले गए। मैं जानना चाहता हूं जनाब स्पीकर, अगर ये है इंसाफ का निजाम, ये है वो तकड़ी, तो फिर इस मुल्क का खुदा हाफिज है। जहाँ वज़ीर आज़म ने इज्तिमाई तौर पर अदलिया के किरदार पर तनकीद की, वहीं 2 जज साहिबान की जानिब से जारी कल के इख्तिलाफी फैसले को उम्मीद की किरण भी करार दिया। ये वज़ीर आज़म की तकरीर का दूसरा अहम नुक्ता है, जो जिस के अज़ खुद नोटिस लेने और बेंच बनाने के इख्तियारात को महदूद करने की जानिब इशारा है। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने क्या कहा, ज़रा वो भी सुनवाते हैं आपको। कल अदालत उज़्मा के 2 ऑनरेबल जजेस का फैसला है। अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाजें उम्मीद की नई किरण है। जब अदल नजर आएगा तो इस मुल्क में तमाम बादल खतरों के वो छट जाएंगे और तराजू का तवाज़न ही जंगल का कानून है, उसको बदलेगा। कल के फैसले के बाद हमने कानून साजी नहीं की तो मुर्ख हमें माफ नहीं करेगा, आने वाली नस्लें में माफ नहीं करेंगी। देखना है कि इदारों के दरमियान तनाव की मौजूदा जो इस वक्त मौजूदगी में ऐसा कोई कदम क्या बेहतरी लाएगा, जो सूरत हाल इस वक्त बनने जा रही है। वज़ीर आज़म ने कल के फैसले को अक्सरियती फैसला कहकर 3-2 की बुनियाद पर अदालत में जारी कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है। लेकिन दिलचस्प बात है कि वज़ीर आज़म की तकरीर से पहले ही इस सवाल पर चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल के दरमियान मुकालमा हो चुका था। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि तकनीकी बुनियादों पर मामला ख़राब ना करें। सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है, इसको दोबारा उठाकर अदालत में पेश ना किया जाए। अब अदालत के अंदर 4-3 फैसले की पजीराई हो या ना हो, एक बात तय है कि अदालत से बाहर हुकूमत उसकी बुनियाद पर अदलिया की जानिबदारी का बयानिया बना रही है। वज़ीर आज़म की तकरीर का तीसरा हिस्सा अहम बात है, जो इसमें उन्होंने कहा, वो वज़ीर आज़म ने में दी गई ओपन ऑफर को मशरूत करते हुए कहा था कि तहरीक इंसाफ से माफ़ी मांगने का मुतालबा हम करते हैं, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, जो बज़ाहिर बातचीत से इनकार ही लग रहा है। वज़ीर आज़म ने इस बारे में क्या कहा था, ज़रा वो भी सुनिए। जो रियासत मदीना का नाम लेकर कौम को धोखा दे, जो दूसरों को चोर और डाकू कहे और खुद खाना काबे की मॉडल की घड़ी को फ्रॉड तरीके से बेच दे, जो कानून को ना माने, जो आइन से न माने, उससे बात नहीं हो सकती। तो आज वो आए, पूरी कौम से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। मैंने अदलिया के बारे में ये बात की, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। एक करीना है, तरीका है, ऐसे हम बचे जाएं ये मुमकिन नहीं है। कि इस बारे में मेरी राय बड़ी वाज़ेह है और ये फैसला मेरे कोलिशन पार्टनर से करना है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। इस तमाम मामलात पर हमने जो है वो बात करनी है। हमारे साथ मौजूद होंगे जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब फ़ोन लाइन पर, फैसल करीम कुंडी साहब मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी से, उस्मान डार साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ज़रा मैं प्रोग्राम के आगाज़ में शाइक उस्मानी साहब से स्टार्ट लूँगा। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, ये अज़ खुद नोटिस का फैसला 3 सीनियर जजेस करेंगे। काबीना ने अदालती इस्लाहात का जो मुसव्वदा मंजूर किया है, ये जो इस वक्त लड़ाई जहां पहुंच चुकी है, पार्लियामान से जो तकरीरें हो रही हैं, अदालत से जो फैसले हो रहे हैं, और सियासी जमातों का जो तनाव है वो वहाँ चला गया कि अब अदालत के कंडक्ट पर, सो मोटो पर, इन तमाम चीज़ों पर अब बात हो रही है। आपके ख्याल में
ये काबीना ने जो फैसला किया है अदालती इस्लाहात का, इसका तरीकाकार क्या होगा, ये कैसे आगे बढ़ सकेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं वो आर्टिकल 191 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाए। आइन के आर्टिकल 191 में लिखा हुआ है, तो इसमें कोई और नहीं बना सकता इनके रूल्स एंड प्रोसीजर। तो अगर पार्लियामेंट कोशिश करती है कि इनके रूल्स और प्रोसीजर्स में चेंजेस लाए, तो उस सूरत में वो चैलेंज होगा और वो कलअदम करार दे दिया जाएगा, क्योंकि आइन के पार्लियामेंट के पास ये पावर्स नहीं है। यानी जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है उसके लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आनी पड़ेगी अगर उन्होंने कोई चेंजेस लाने हैं तो 191 के तहत। तो वो अमेंडमेंट करने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए उनको 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है। वो तो बासूरत उनके पास नहीं है, तो वो इसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते। ये मेरे सामने पॉलिटिकल है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कर तो एक लिहाज से पार्लियामान के अंदर इस किस्म की तकरीरें या इस्लाहाती बिल लाने का मकसद या इशारा देने का मकसद ये है कि अगर मामलात इसी तरह चलते रहे जैसे चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अब एक नुक्ता यह है कि ये मसला अब आईनी है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जिस तरह आपने फरमाया। तो ये हुकूमत कर क्या सकती है? क्या आपके ख्याल में क्या इनको एडवाइस की गई होगी? किन रास्तों से ये कोई इस्लाहात के बारे में सोच रहे होंगे? क्योंकि सिर्फ बातचीत की हद तक तो नहीं होगा, कुछ आगे भी बढ़ना चाहते होंगे, चाहे वो बेशक आगे अदालतों में सस्टेन ना कर सके। देखिए, बड़ा सिचुएशन अभी ये है कि हमारी हुकूमतें आमतौर से जब अदालतें उनके खिलाफ फैसले देती हैं तो वो अदालतों को पसंद नहीं करते, और जब अदालतें उनके हक में फैसला करती हैं तो वो कहते हैं वाह वाह वाह। तो ये एक तरीका है जो कि इनमेच्योर नेशंस में होता है, इनमेच्योर सियासतदानों में होता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि आप जो फैसला हो अदालत का वो आप एक्सेप्ट करें, चाहे आपके फेवर में हो या आपके खिलाफ हो। लेकिन वो इतनी मैच्योरिटी अभी हमारे सियासतदानों के ध्यान में नहीं आई। तो ये चाहे दोनों साइड से, मैं इनका नहीं बात कर रहा हूँ, ये सब जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपने पॉलिटिक्स का रेफरेंस दिया कि हमारे पॉलिटिशियंस का रेफरेंस दिया है कि उनमें भी इतनी मैच्योरिटी नहीं है। सर, ये मामलात जहाँ तक ले गए हैं अब अदालतों में, जिस हद तक एक एक छोटी छोटी चीज़ के फैसले हमारे सियासतदान अदालतों से कराते हैं, छोटे छोटे अपने मामलात जो कि पार्लियामान में असम्बलियों के अंदर बैठ के मसले हल हो सकते थे। अब सुप्रीम कोर्ट की भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब उस रास्ते पर है जहां पर उन पर भी ज़ाहिर सवालात उठ गए पार्लियामान के अंदर से। तो खुद से अगर वो करना चाहें इन रूल्स में कोई तब्दीली, तो उसका क्या तरीकाकार होगा? एक ये सवाल का जवाब भी दीजिएगा। वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो क्या करना पड़ेगा? उनकी पावर्स हैं, उनकी आर्टिकल 191 में उनकी पावर्स हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स बदल सकते हैं। फुल कोर्ट बैठेगा सर? कमीशन उनको एक कमीशन बनाना पड़ेगा, और वो सारे जजेस बैठ करके उसका एक कमीशन बनेगा, और वो कमीशन बैठ करके वो बार से भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी वो डिस्कस कर सकते हैं, और एक बना करके प्रोसीजर्स वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने वो जो रूल्स प्रोसीजर्स में चेंजेस ला सकते हैं। उनको पावर्स हैं उनके पास, और वो उनको चाहिए, ये तो करना चाहिए उनको। देखिए, बस वो जो बातें हो रही हैं उनमें अगर सारी चीजें सही नहीं है तो कुछ चीजें यकीनन सही है। तो जिस तरीके से एक चीफ जस्टिस जो है उनको पावर्स हैं कि वो किसके सामने केस रख सकती हैं, कौन सा केस किसके सामने जाएगा, फिर सो मोटो नोटिस में क्या प्रोसीजर होने चाहिए, उसमें कोई अपील होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें जो हैं ये तो आमतौर से इसकी बातें हो रही हैं। मेरे सामने हमारी सुप्रीम कोर्ट इतनी सेंसिबल तो है कि वो इस चीज को समझती है, तो वो उनको खुद चाहिए कि वो इनिशिएटिव लें और खुद चेंजेस करने की कोशिश करें, बजाय इसके गवर्नमेंट इस तरह की बात करे जो कि यकीनन वो फेल हो जाएगा। सर, ये बताइएगा क्या ये जो इलेक्शन कमीशन 8 तक ले गया इलेक्शन का मामला, और वहां पर आज भी ये सवाल उठा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा कर सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें तो सीधी बात ये है कि ये जो शुरू से जो हमारी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इन्वॉल्व हो गई थी, वो गलत इन्वॉल्वमेंट हुई थी। उनको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं थी, और ना अभी तक कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट
इलेक्शन में इस तरह से इंटरफेयर करे। ये यकीनन अगर एक दफ़ा कोई घपला हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बद इंतजामी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट यकीनन इंटरफेयर करती है। लेकिन ये कहना कि जी आप इलेक्शन इस वक्त कराएं, उस वक्त कराएं, ये इसकी क्या जरूरत है जब आइन में लिखा हुआ है, और ये आइन में ये भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम की इलेक्शन किसकी जिम्मेदारी है, वो चीफ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अब इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने दें। यानी इसमें दो सूरतें थी ना, एक ये कि हाई कोर्ट से मसला पहले आगे चला जाता, प्रोसेस होके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता, तब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको देख लेती, या फिर बिल्कुल ही अगर इलेक्शन ना हो रहा होता 90 दिन पूरे होने के बाद, तो तब जो है वो इसमें सुप्रीम कोर्ट अगर मुदाखलत करती तो शायद ये ज्यादा रेलेवेंट होता। जी जी, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस वक्त मुदाखलत कर सकती थी, लेकिन उसके बजाय सुप्रीम कोर्ट इनिशियली एग्जाम से उन्होंने जाके एक 100 नोटिस लेकर के उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन करवाएं 90 दिन में, और खुद अपने ऑर्डर में उन्होंने कहा कि अगर कुछ देर हो जाए तो ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, बेयर मिनिमम। वो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये देर हो सकती है। देखिए इलेक्शन करवाना जो है ये कोई बटन दबाने की बात तो नहीं कि आपने एक बटन दबाया और इलेक्शन हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। इलेक्शन जो है इट इज क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन, एन एक्सरसाइज इन ह्यूमन एंडेवर। और इस मुल्क में जहाँ पे कि 22 करोड़ लोग बसते हैं और पंजाब में 12 करोड़ लोग बसते हैं, और हर एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ता रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कत्लो गारत होते हैं, लोग कत्लो गारत होते हैं हमारे इलेक्शन में। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए और ऐसी एटमॉस्फेयर में कहना कि आप इलेक्शन करा दें, चूंकि 90 दिन का लिखा हुआ है, ये आप नहीं कर सकते। जो पावर्स दी गई है इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 132 में मेरे ख्याल में ये है कि वो इलेक्शन कमीशन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा हर तरीके से। थैंक यू इलेक्शन। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि 90 डेज वाला प्रोसेस पहले कंप्लीट हो जाता, उसके बाद आगे जाते तो एक और बात होती, फिर सवालात कुछ और तरीके से उठते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास भी तो ये मैंडेट नहीं है ना कि वो फिर जब तक दिल चाहे ना कराए, ये भी नहीं है। लेकिन जाहिर है उस वक्त से पहले 90 डेज से पहले ये सुप्रीम कोर्ट चले जाना भी सवालात उठा गया कि हाई कोर्ट का प्रोसेस, और फिर उससे पहले वहाँ चला गया। थैंक यू सो मच शाइक उस्मानी साहब, जस्टिस रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे। फैसल करीम कुंडी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उस्मान डार साहब मौजूद हैं। सर, अदलिया के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म ने खुल के बात की है, क्या करने जा रहे हैं? आज जो इस्लाहाती बिल आप ला रहे हैं, मंजूर कर लिया उसका मुसव्वदा, इस्लाहात करनी है जो आपने, उसके लिए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, वो कैसे करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज कैबिनेट की मीटिंग में कुछ इस्लाहात जुडिशरी के हवाले से जो है वो पेश किए गए हैं, और अभी जो है वो मेरे ख्याल में कल कमेटी में पेश हो रहे हैं, और कमेटी के बाद वो पार्लियामेंट में आएंगे। अब देखते हैं कि उस पर क्या, मुझे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं नहीं था कैबिनेट की मीटिंग में और मैं पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इसका नहीं कि किस तरह इसको पास करेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि पार्लियामेंट भी है, पार्लियामेंट हम समझते हैं कि सुप्रीम है, पार्लियामेंट अपने काम खुद करेगी, जुडिशरी को अपने काम खुद करने चाहिए। आप जब कहते हैं कि जी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुकूमत, अगर मैं वज़ीर हूँ तो आप सबका, सारे वज़ीरों का मतलब है कि आप कहें कि जी इट्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पूरी काबीना का है, तो इस तरह हमारे भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे जजेस का। डेफिनेटली चीफ जस्टिस साहब भी होते हैं, इस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब भी होते हैं, और वज़रा होते हैं, वज़ीर मुमलिकत होते हैं, एडवाइज़र्स होते हैं। तो एक चीज़ होनी चाहिए, और हमने कानूनसाजी करने जा रहे हैं, और देखते हैं अगर अपोजिशन की कोई इसमें अमेंडमेंट्स हैं, कोई चीज़ें हैं, तो वो अपना पेश कर सकते हैं। नहीं, आप क्या करेंगे? नई कानून साजी करेंगे? वो तो हो नहीं सकेगी, एग्जिस्टिंग लॉ है जिसके ऊपर ये इख्तियारात हैं, आपने अमेंड करना होगा ना इस कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आप चाहते हैं कि इसको चेंज करें इख्तियारात को जज सो मोटो के। देखें, अभी इस पर देखते हैं कि हमारी लीगल टीम जो इस पर क्या मशावरत करती है, क्या इस पर बात करती है, तो उसके बाद फिर इसके ऊपर बात की जा सकती है। जी उस्मान डार साहब, आपको अंदाज़ा हो रहा है कि सिचुएशन वहाँ नहीं है जहाँ आप लोग सोच रहे थे कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो जाएंगे? अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर भी जो है वो बहस शुरू हो गई है, और अब इस्लाहात, अदालती इस्लाहात करने पर हुकूमत आ रही है, कर सकती है नहीं कर सकती है, सब अलग बात है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा है इलेक्शन के लिए, आगे जाता जा रहा है मामला। तो आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी ठीक लग रही है जो अभी तक चल रही है बातचीत ना करने की? देखिए आदल, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था, फैसल मेरे भाई डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, और ये इनको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट आंसर देना चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर नहीं हो सकती, और मेरी समझ से बाहर है कि हमारी हुकूमत ये सब कुछ क्या कर रही है। एक शायद सियासी बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, और 1 साल तकरीबन इनमें हो जाएगा, और कोई आइन और कानून के हवाले से कानून साजी या अमेंडमेंट्स का नहीं इन्होंने सोचा। रातों रात
पिछले 48 घंटे में ये सिचुएशन जो डेवलप हुई इस मुल्क में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या गैर आइनी या गैर कानूनी काम करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो इस वक्त 12 करोड़ अवाम पंजाब के और तकरीबन 2.5-3 करोड़ खैबर पख्तूनख्वा के कह लें, इनको उनके जो हक दही है उन्हें वोट डालने के लिए हक देना चाह रहा है। ये किसी एक सर मगर वजीर आजम ये कह रहे हैं ना कि आप लोग जो हैं वो बेसिकली ये निज़ाम जो है, या ये जो उन्होंने कहा अदालत के पलड़े बैलेंस होने हैं, ये निज़ाम जो है वो एक लाडले को सपोर्ट कर रहा है। वो कहते हैं जिसके पास से शिद्दत पसंद मिल रहे हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से लॉबिंग कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो कि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचा रहा है, तकसीम कर रहा है। वो कह रहे हैं कि बेसिकली हम ये इसलिए करना चाहते हैं कि एक बंदे को फेवर किया जिसकी वजह से सारा निज़ाम दरमरम हो गया, तो हम इसलिए जो है चाहते हैं कानून साजी हो और इस मसले से जो है वो निपटा जाए। देखिए, आज आपके वज़ीर आज़म की तकरीर पार्लियामेंट में खुद उन्हीं के ऊपर चार्जशीट है। चले पहले लाडले की बात कर लेते हैं, निज़ाम के सपोर्ट की बात कर लेते हैं। 146 मुकदमात इसी निज़ाम ने, इसी फरसूदा गले सड़े निज़ाम ने मेरे लीडर इमरान खान पे दायर किए हैं। 146 FIR। आज इस्लामाबाद सर वो अदालती फेवर की बात कर रहे हैं ना सर, हुकूमत ही नहीं और एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अदालती फेवर की बात कर रहे हैं। मेरे भाई सुन, मैं आ रहा हूँ अदालती फेवर पे, आपने मुझे सिर्फ 1 मिनट देना है। आपके नाजरीन को सारा मैं स्केच खींच दूंगा इस मुल्क में हो क्या रहा है। 146 मुकदमात इमरान खान पे चल रहे हैं जो हम समझते हैं जाली हैं। 29 मुकदमात आज तफसीलात दी गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 29 मुकदमात सिर्फ इस्लामाबाद में हैं और उसमें से 15 मुकदमात 15 FIRs एक दिन में काटी गई हैं इमरान खान पे। इनकी सारी PDM पे इतने मुकदमात नहीं है। ये किस निज़ाम की बात कर रहे हैं? और जिस लाडले की बात अब आप कर रहे हो बार बार सवाल के, अदालतों से रिलीफ मिल रहा है और मेरे भाई वज़ीर आज़म कर रहे हैं सर, पार्लियामान के अंदर कर रहे हैं। सुने अदालतों से क्या रिलीफ मिल रहा है? 146 जैली मुकदमात के लिए पाकिस्तानियों मेरा लीडर प्रोटेक्टेड बेल लेने के लिए जाता है, प्री रेस्ट बेल लेने के लिए जाता है, जो उसको मिल जाती है, जो हर कॉमन आदमी को मिल जाती है। एक मोटरसाइकिल चोर भी अदालत में चला जाए प्री रेस्ट बेल लेने के लिए, उसे मिल जाती है। मैं आपके प्रोग्राम में प्री रेस्ट बेल लेके बैठा हुआ हूँ, मेरे ऊपर भी जाली मुकदमात इन चोरों डाकुओं लुटेरों ने बना रखे हैं। मैं भी अदालत से प्री रेस्ट बेल लेके इस वक्त पाकिस्तान में रह रहा हूँ। तो मकसद ये है, ये किस निजाम के कह रहे हैं कौन सा फेवर है भाई? किस फेवर की आप बात करते हैं? 146 मुकदमात जिस बंदे के ऊपर हों और मैं जो है प्री अरेस्ट बेलें करा के हम सामने आ रहे हों, हमारे केसेस की तादाद इतनी है कि हमें पता भी नहीं है कितनी है, तो आप कौन से फेवर की बात करें? हमें कौन सा फेवर मिल रहा है? डार साहब मेरे ख्याल में पहले अपने जाके अपने जो लीगल टीम उनसे मशवरा कर लें, क्योंकि मैं गालिबन आप ही के स्टूडियो में एक प्रोग्राम में बैठा था और या किसी और उसमें था कि जिसमें इनके अपने वकील ने कहा कि इमरान खान के ऊपर 40 या 43 केसेस हैं, 146 नहीं है। उन्होंने कहा था आप बताएं ना कितने केसेस हैं आपने 100 जो है ना वो 7 और जो है ना ऐड कर दिए। ठीक भाई आप लोगों ने जमा कराए हैं लाहौर हाई कोर्ट में 4 दिन पहले। अच्छा मैं बात कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जवाब मांगा हुआ भी है ना आपसे? वो जवाब मिल जाएगा। देखें अगर जितने भी केसेस होंगे, चाहे वो 200 होंगे, चाहे 100 होंगे, चाहे 40 होंगे, वो पता चल जाएगा। आपको नहीं पता कितने? 40+ केसेस है, 50 नहीं क्रॉस किया। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताएं कि आप अगर खड़े होंगे जमान पार्क में और लोगों को बोलेंगे आप पुलिस को मारो, पुलिस पे फायरिंग करो, पेट्रोल बम फेंको, ये करो वो करो, ये काम तो हम भी कर सकते थे। किस लिए कर रहे थे? हमने भी गिरफ्तारियां दी हैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। आप लोग बाहर खड़े होते थे नैब के चेयरमैन के दफ्तर के बाहर कि आज फलां गिरफ्तार हो रहा है, आज फलां गिरफ्तार हो रहा है, आज फलां गिरफ्तार हो रहा है। हमारे लिए तो कभी भी अदालतों ने 5 दिन इंतज़ार नहीं किया कि हम आकर अपनी बेलें करवाएं। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के लिए, इन पाकिस्तानियों के लिए कभी भी अदालतें 5-5 दिन इंतज़ार नहीं कराई थी कि आप आकर हमें खिदमत का मौका दें और अपनी बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो कंफर्म करें। तो ये चीज़ें जो है अगर आप अपने भी देख लें कि आपके लिए क्या क्या कुछ लाहौर में हुआ। 5 दिन इंतज़ार होता रहा कि सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, रात को आएंगे, जब भी आएंगे हमें खिदमत का मौका दें। हमारे लिए तो कभी, जब जरदारी साहब उन बीमार भी थे और कोविड का वो था, उस वक्त भी हमने कहा कि कोविड की वजह से इनको आप एग्जाम्पल नहीं दिया, कमरे में आकर कहेंगे। इनको तो बाहर गाड़ी में कहते थे कि आप गाड़ी में बैठे रहें, पाँव नीचे न रखें, एनर्जी वेस्ट आपकी हो जाएगी, आप उधर ही हम जो है वो करते हैं। हमने कभी जत्तों के साथ हमने, ये तो आपको 90 डेज अंदर रखते थे ना नैब के जरिए, आप 144 के जरिए इन पे क्यों मुकदमे कर रहे हैं? 90 डेज 6 मंथ्स साल तक भी लोग रहे हैं। हम तो देखें, हम तो 90 डेज भी रहे हैं, साल भी रहे हैं, 11 144 वाले कमजोर कामों पे करते हैं। जब देखें, जब आप 144 की खिलाफ वर्जी करेंगे उस पर होगा। हम तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करना चाहते, होता था आधी से ज़्यादा, बल्कि 90% अभी PTI अंदर होती, लेकिन हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरह नहीं करेंगे। हम इन गलत केसों में अंदर किया, हमें अदालतों ने बेल दी, हम बाहर आए। ठीक है,
अब अगर आप बोलें कि हमारे ऊपर केस ना हो, भाई आपके करतूत ऐसे कि आपके ऊपर केस होंगे, अपने करतूत की वजह से आपके ऊपर केस हो रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि आप लोगों को बोलें कि यार पुलिस की अमला को नुकसान पहुंचाओ, पुलिस की गाड़ियों को, पुलिस के जो है 60 बंदे पुलिस के जख्मी हुए हैं, क्या आपने उसकी तरदीद कभी आपने उसकी कहा है कि ये गलत हुआ है? क्या पुलिस की गाड़ियां जब जली हैं क्या आपने कहा ये गलत हुआ है? आप लोगों ने वर्गलाया लोगों को कि जाकर पेट्रोल बम भी फेंको, पुलिस वालों को गोलियां चलाओ, पुलिस वालों को जख्मी करो, पुलिस वालों के साथ ये करो। तो क्या मतलब हम आपको क्या करने जा रहे थे? अगर आप वैसे तो कहते हैं मैं बहुत बहादुर लीडर हूँ, क्या कर लेती इसकी हुकूमत? अगर कहते हैं हाँ ठीक है मैं बहादुर लीडर हूँ, मुझे गिरफ्तार करो, क्या कर लोगे? मेरा गलत केसेस है ना, अगर इंजमाम हो जाती फिर चुप क्यों बैठे हुए? वो कह रहे हैं आप मार देंगे, राना सनाउल्लाह साहब पे शक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये 4-5 लोग तो हैं जो मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मैं कैसे इनके पास जो है सुने पहले ये मुझे पकड़ के ले जाएं। पहले ड्रामा रचा है कि मेरी शिस्त पे जो है वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब फलाना है, फिर उस बंदूक की नाली ने यूटर्न मारा, फिर कहें कि अब ये मुझे मारना चाहते हैं, फिर कभी कहते हैं मुझे अमेरिका मारना चाहती है, कभी कहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स मुझे मारना चाहते हैं, कभी कहते हैं मुझे IG इस्लामाबाद मारना चाहते हैं। वही IG इस्लामाबाद जिनको आपके ही जो सदर हैं, वर्कर हैं, वो तमगे पहना रहे थे और साथ हंस भी रहे थे। शुक्र है आपने आपके से बात तब्दील कर दी जी, शुक्र है मैंने कहा आपने आपके से बात तब्दील कर दी, सदर तक चले ठीक है ना। तो वो जो है अच्छा मैंने कहा कि 2 रोज पुराना वाकया ना कोड कर दें। नहीं तो वो हो जाएगा, लेकिन जो है वो देखें दो कितनी उसकी हंसी को देखें, किस तरीके से हंस रहा था और खुशी खुशी तमगा दे रहा था कि यार ठीक है वॉट एवर, वो अपनी चीजें उनकी जॉब है, लेकिन ऐसी बातें करना आप बोलेंगे कि हमारे ऊपर केस ना हो, अगर आप गलत काम करेंगे आपके ऊपर 1 नहीं 100 नहीं 200 केस भी होंगे। गलत काम करोगे आप अपने मुल्क की कानून की खिलाफ वर्जी करोगे, बिल्कुल केसेस बनेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। उस्मान डार साहब, एक तो आप ज़ाहिर कुंडी साहब की बातों का जवाब भी देना चाह रहे होंगे, लेकिन ये मरियम साहिबा ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला होगा कि 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया, इसके पीछे मकासद क्या थे और इसमें कौन कौन शामिल था। क्या इस अहम तरीन नुक्ते का अहाता किए बगैर ज़ोर ज़बरदस्ती से कानून के ख़िलाफ़ फैसले को कालीन के नीचे छुपा कर कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा? क्वेश्चन मार्क। जवाब हरगिज़ नहीं। मुझे ये बताएं, एक तरफ ज़ाहिर है हुकूमत की स्ट्रैटेजी है, एक तरफ आप लोगों की स्ट्रैटेजी है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी का नतीजा ये निकला है कि मुल्क में एक ऐसा डेडलॉक है कि ना इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं, ना अदालतों के फैसलों को जो है वो माना जा रहा है, ना इस्टेब्लिशमेंट की आप तमाम लोगों ने जो इस वक्त पोजीशन ली हुई है कोई तौकीर छोड़ी है, ना ही जो है वो पार्लियामान की अब कोई वक़्त बची है। ज़ाहिर है जहाँ राजा रियाज साहब बैठे हुए लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के, तो आप तमाम सियासी जमातों का क्या प्लान है इस मुल्क के लिए? वैसे मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि अगर जिद से काम करना चाहेंगे तो फिर तो टकराव होगा, टकराव तो अवामी मफाद में नहीं है। देखिए, इमरान खान ने 3 चीज़ों पे बात की है। आपने मुझसे पूछा है, मैं अपनी जमात के हवाले से आपको बता देता हूँ। कुड्डी साहब अपनी PDM के हवाले से बात करेंगे। एक तो देखिए, इमरान खान ने 10 निकाती एजेंडा कौम के सामने रखा मीनार पाकिस्तान के जलसे में, उसमें जो नंबर 1 एजेंडे पे बात की वो रूल ऑफ लॉ की थी, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ हमेशा से रूल ऑफ लॉ की बात कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या पाकिस्तान की अदालतों से आदिल जो भी फैसले आइन और कानून की रोशनी में आ रहे हैं, चाहे वो मरियम बीबी हो, चाहे ये बाकी मानदा इनके लीडरान हो, वो उनको ऐसे ही लगेंगे, ये ऐसे ही लगेंगे जी, या किसी को फेवरेटिज्म किया जा रहा है। आखिर का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की बात कर रही है। क्या आप नहीं चाहते इलेक्शन हो? क्या पाकिस्तान का आइन नहीं कहता 90 रोज में इलेक्शन होंगे? आइन और कानून के दायरे में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसले दे रही है 4-3 कर दें, 3-2 कर दें। ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला आज कैटेगोरिकली कह दिया है। और वही जज साहब जस्टिस मंदोहेल, उनका भी बयान आ गया जो उन्होंने कहा है कि जिन्होंने डिसेंट नोट भी लिखा है कि आप ये 4-3 और ये सारी बहस को पीछे छोड़े। और आप मुझे एक बात बताएं, आपने सवाल पूछा कि आप नहीं चाहते, मैं तो चाहता हूं इलेक्शन हो और टाइम पर हो और कानून और आइन के मुताबिक हो जो आइन ने डेट दी है, लेकिन मसला इतना सादा नहीं है ना। मसला ये है कि जब आप हुकूमत में थे, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश होने के बाद आपने असम्बलियां तोड़ दी थी। आपने किस कानून के तहत असम्बलियां तोड़ी थी? सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या कहा उस फैसले के बारे में? फिर आप जो है वो आर्टिकल 5 लगा के पूरी असम्बली को गद्दार साबित कर दिया था आपने उस रोज़ कि जी ये जो है वो मामला है। फिर उसके बाद अदालतों ने क्या कहा उस फैसले के बारे में? उस वक्त जो है वो मसला, मैं
देखिए हमारा प्रॉब्लम यह है कि जो चीज हमें सूट करती है हम कबूल कर लेते हैं। आइन और कानून हर बंदा अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए नहीं कि आइन और कानून ये कहता है, इसलिए कि आज मुझे सूट करता है, कल अगर मुझे सूट नहीं करता था तो मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, मैं इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन मसला यह है कि बातचीत इसलिए आप नहीं कर रहे एक दूसरे से कि आप दोनों ये जानते हैं कि कौन सा वक्त सूटेबल है हुकूमत में रहने का और कौन सा ऑपोजिशन में जाने का। देखिए आदिल, इनसे एक ही टॉपिक पे बात हो सकती है, वो इलेक्शन। एनआरओ ना पहले दिया, ना एनआरओ पे हम बात करना चाहते हैं, ना नैब तरमीम पे बात करना चाहते हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं, हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं अगर ये इलेक्शन के लिए संजीदा है। जिस डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग की आपने बात की, बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेट असाइड की, तब भी इमरान खान इलेक्शन में ही जा रहे थे, वो इक़्तिदार पे नहीं बैठना चाहते थे। वो उन्होंने रूलिंग सेट असाइड करके इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने के लिए ये फैसला नहीं किया था जिस तरह ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जुड़ी हुई है, इलेक्शन से इसलिए भाग रही है, इलेक्शन में जाना नहीं चाह रही है, इन्हें नजर आ रहा है कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये हालात नहीं थे, हमने फैसला कबूल किया, हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कबूल किया। इनकी तरह चोरों की तरह ये जो रातों रात कानून लाना चाह रहे हैं, 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है, सुबकी होगी। इस माशाल्लाह आपके साबिक डिप्टी स्पीकर बैठे हुए हैं यहाँ इस प्रोग्राम में, इस पार्लियामेंट के, इनको अच्छी तरह पता है कि ये कानूनी अमेंडमेंट, आईनी अमेंडमेंट नहीं लेके आ सकते 2/3 मेजॉरिटी के बगैर। उसके बावजूद ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती, ये क्यों हो रहा है वाकई समझने की जरूरत। ये बात ठीक है आपकी, ये बात ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो इस तरह थोड़ी किया था, हम तो इख्तिदार से चिमटे रहने के लिए थोड़ी कर रहे थे। आप ये काम देखिए, हमने जब लॉन्ग मार्च शुरू किया था हमने कहा था या इलेक्शन करवाएं या अदम एतमाद का सामना करें। इन्होंने कहा नहीं हम तो 5 साल के क्यों इलेक्शन कराएं, जाओ हम 5 साल के बाद इलेक्शन करेंगे, करो अदम एतमाद करना है करो। जब अदम एतमाद कामयाब हुई इन्होंने जो है वो कासिम सूरी को एक परवाना दिया कि जाके पढ़ के सुनाओ। उसने पूरी आइन की धज्जियाँ उड़ाई। उस वक्त इनको आइन का ख्याल नहीं आया कि आइन क्या कहता था। आपने पूरी, जैसे आपने बात की कि पूरी असम्बली को आपने गद्दार करार दिया। उसने कहा मैं समझता हूँ जैसे वो मतलब है कि एक टार्जन था, कहता कि बस मैंने कह दिया कि चीज़ नहीं हो सकती और मैंने रिजेक्ट कर दिया। भाई एक असम्बली चलाने के लिए कानून है, ये कोई अवामी जलसा नहीं था, PTI का जलसा नहीं जिस तरीके से उन्होंने कहा। दूसरी बात यह कि हम कहते हैं हम 1 पॉइंट एजेंडा, आपने बैठे तो बैठे, नहीं बैठना बिल्कुल ना बैठे। सर ये देखें ना, सेनेट में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कुछ और बात की, अब जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है वो कहते हैं पहले माफ़ी मांगे। आपका ख्याल है इमरान खान साहब पहले आप लोगों से माफ़ी मांगेंगे तो मेरे से गलती हो गई, मैंने पीछे जो है वो आइन कानून या इन चीज़ों की परवाह नहीं की, इसका मतलब ये कि तोड़े वर्गों ऐसी ना ही समझिए, आप भी बात नहीं करना चाह रहे, ना ही समझो, बात नहीं करना। अगर ये कह रहे हैं कि 1 पॉइंट एजेंडे पे बात होगी तो 1 पॉइंट एजेंडे पे बात नहीं होगी। तो फिर राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है और जो प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त बयान है कि माफ़ी उन्होंने कोई नहीं मांगनी, राना साहब कह रहे हैं या हम बचेंगे या ये बचेंगे, खान साहब भी कहते हैं कि मेरी कोशिश दोनों बच जाएं, अगर ना बचें तो फिर हम ही बचेंगे। देखिए हर चीज़ तो लड़ाई है, देखिए हर चीज़ नहीं। जब आप टेबल टॉक पे बैठते हैं, जब पहले भी इन्होंने धरना दिया था, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इनको हम नहीं बचाया था, उस वक्त भी ये रो रहे थे और हम इनको पार्लियामेंट में लेके आए, ठीक है। अब जब इन्होंने इस्तीफे दिए वॉट एवर जो भी चीज़, अब ये कहते हैं 1 पॉइंट इलेक्शन बात करें। भाई आप इलेक्टोरल रिफॉर्म से बात नहीं करेंगे, आप मुल्क में जो तबाही हो रही है इस पर बात नहीं करेंगे, मुल्क की बात नहीं करते, कहते हैं इलेक्शन की बात करो। मैं किस तरह वज़ीर-ए-आज़म, आप मुझे बताएं, चलो फॉर एग्जाम्पल एक वो कर लेते हैं, इलेक्शन कल हो जाते हैं, मई में हो जाते हैं, पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत जी जाती है, हुक्मरान जमात, ये इलेक्शन मानेंगे? ये तो वो इलेक्शन मानेंगे जिसमें ये वज़ीर-ए-आज़म हो, ये वज़ीर आला हो, ये गवर्नर हो, ये प्रेसिडेंट हो, वो इलेक्शन मानेंगे, बाकी कोई इलेक्शन नहीं मानते। मैं कहता हूँ हम इलेक्शन कराते हैं, आप मानेंगे? बता दें, ये कह दें इस पे ऑन एयर करें यार, आप लोग पहले भी कहते रहे असेंबली तोड़े, उन्होंने असेंबली तोड़ दी, आपने ऑन एयर ये कह दें कि हम वो इलेक्शन मानेंगे अगर इत्तेहादी हुकूमत अगर। हाँ भाई डॉक्टर साहब मानेंगे आप? क्यों नहीं मानेंगे? कोई एहतजाज नहीं करेंगे, पार्लियामेंट आएंगे, पार्लियामेंट आएंगे। एहतजाज करना तो उनका हक है, एहतजाज तो सब करते हैं सर। नहीं फिर बोलेंगे यार देखो हमारे साथ ये हो गया, हम हुकूमत में नहीं है। मुल्क बंद नहीं कर सकते लेकिन एहतजाज तो उनका हक है। नहीं फिर ये बोलेंगे ये हो गया वो हो गया, लेकिन अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे नहीं बैठते, आप बाकी इशूज पे नहीं बैठते, 1 पॉइंट पे बैठते हैं तो ना ही समझे, इस पे हम नहीं बैठ सकते। तो देखिए आदिल जी, डॉक्टर साहब वो कहते हैं आप इलेक्शन नताइज मानेंगे। देखिए एक समझदारी की बात है कि एक ऐसी सियासी जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो मुल्क में इलेक्शन चाहती है, वो क्यों दंगा फसाद चाहेगी, वो क्यों हंगामा राई चाहेगी, वो क्यों अदारों के साथ टकराव चाहेगी, वो क्यों जलाओ गिराओ चाहेगी, जिस तरह के ऑप्टिक्स इस्लामाबाद या लाहौर में दिखाए गए हैं। सादा कपड़ों में लोग डंडे लेके आए और उन्होंने ये तासर क्रिएट किया डंडे चला के कि शायद ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग हैं। अब तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है उन वीडियोस के साथ जिसमें उकसाया जा रहा है। ये सादा अल्फाज में नामालूम अफराद आकर हमारे कारकुनान को आग लगाने के लिए मशवरा दे रहे हैं, डंडा सोटा चलाने के लिए कह रहे हैं। तो ये जो खान साहब ने एक वीडियो डिलीट की थी, वो वीडियो जो डिलीट की थी वो इसी तरह की एक वीडियो थी ना, गलत वीडियो उनको किसी ने दे दी, उन्होंने ट्वीट कर दी थी, बाद में वो डिलीट की थी। मुझे ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है आप लोगों के घर के बाहर कोई और कर रहा है आके?
देखिए, मैं तो आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि ये एक तासुर देने के लिए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ शायद तशद्दुद पसंद जमात है। मैंने आपको कहा कि हम इलेक्शन चाहते हैं, हम क्यों लड़ाई चाहेंगे, हम क्यों दंगा चाहेंगे? दंगा फसाद तो रिकॉर्ड पे वो कहते हैं हमारे कारकुनों ने रेजिस्ट किया और पुलिस को धकेल दिया, वरना वो खान साहब को अरेस्ट करके ले जाती। कोई मुज़म्मत नहीं दी उन्होंने अभी तक। एक बात समझो, देखें आदिल, इलेक्शन से जो भाग रहे हैं वो लड़ाई झगड़ा चाहते हैं, वो फसाद चाहते हैं, वो अनारकी चाहते हैं, वो मुल्क के हालात खराब करना चाहते हैं, वो इमरजेंसी लगाना चाहते हैं ताकि इलेक्शन में ना जाएं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ और हम तो इलेक्शन में जाना चाहते हैं। हम क्यों लड़ाई चाहेंगे, हम क्यों आग लगाना चाहेंगे, हम क्यों मुल्क के हालात खराब करना चाहेंगे, हम पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा के क्यों हालात खराब करना चाहेंगे? तो सादा सी बात है कि अब इलेक्शन की तरफ तो जाएंगे ही और जाना पड़ेगा इन्हें। ये मुल्क सर वो भी डट गए, वो कहते हैं 1 पॉइंट एजेंडे पे बात नहीं होगी, अब या हम बचेंगे या ये बचेंगे। आप कहते हैं कि इससे कम पे कोई बात नहीं होगी। तो हम आवाम तो समझ रहे ना ये बात कि बेसिकली आप दोनों चाहते क्या हैं। आप दोनों बेसिकली ये चाहते हैं कि हम अपने स्टांस पे खड़े हुए हैं, जो होता है हो जाए, देखी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि कोई पॉलिटिकल डायलॉग शायलॉग कोई नहीं है। ताकत का होगा, जिसके पास ज्यादा ताकत होगी, आपके पास ज्यादा होगी आप इलेक्शन ले लेंगे, इनके पास ज्यादा होगी तो ये इलेक्शन जो है वो करेंगे जो 8 अक्टूबर पर ले जाते हैं, कोई और पकड़ दगड़ शुरू कर देंगे। देखें आदल, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो ना हुई ना सर। खास तौर पे जो इनका वजीर दाखिला है, बुज़दिल मैं समझता हूँ ना, बड़के लगाना और FIR काट देना, और जिस तरह से सोशल मीडिया के लड़कों को उठाया जा रहा है। और सर मगर वो भी कहते हैं ना, आप भी कहते हैं मूंछों से पकड़ के घसीटूंगा, नीचे फेंक दूंगा, अंदर डाल दूंगा, आप भी तो कहते हैं ना सर। सुन ले जरा, मुझे बात तो मेरे भाई, मैं आपको बात करने दे रहा हूँ। आप लोग भी कहते हैं ना देख लेंगे, ओए तुमको भी देख लेंगे, तुमको भी देख लेंगे, मूंछों से पकड़ेंगे, ये सब कुछ तो बातें हो रही है ना। अभी देखिए, ये हर रोज कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 सोशल मीडिया के लड़के उठाकर और उन्हें खौफ में एक माहौल बनाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं कि ऐसे ये सोशल मीडिया कंट्रोल कर लेंगे। करोड़ों लोग, 10 करोड़ लोग सोशल मीडिया यूजर हैं और हर एक अपनी एक राय रखता है सोशल मीडिया पे। ना तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ कोई अपनी अजीम पाक फौज के खिलाफ एजेंडा लेके सोशल मीडिया वालों को दे रही है, ना हम उस एजेंडे को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ना ही हम अपनी अजीम पाक फौज के खिलाफ हैं। ये लोग ये तासर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान तो सर ये डार साहब मुझे बताएं, ये जो ट्रेंडिंग हो रही होती है ये कौन लोग करवा रहे हैं? जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग ये हुकूमत करवा रही है? यार ट्रेंडिंग जो लोग भी करवा रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट होंगे। मैं चले ये नहीं कहता हुकूमत करवा रही है, इंडिपेंडेंट लोग मुल्क के आर्मी चीफ के ऊपर, आर्मी के ऊपर, इदारों के ऊपर, ये किस मुल्क में होता है कि इंडिपेंडेंट इतने इंडिपेंडेंट हो जाएं कि बाकायदा जो है वो जान किस मुल्क में होता है कि आप एक जमात को टारगेट कर रहे हैं और उस पे इल्जाम लगा देना उस्मान डार कोई ट्वीट कर रहा है या मेरी कोई सोशल मीडिया टीम लगी हुई है। मैं ये कह रहा हूं इंसाफ के ऑफिशियल, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के साथ अनफेयर होना चाहिए जिस बंदे ने नहीं किया है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग तो हो रही है ना कि नहीं हो रही? रोज इदारों के ऊपर ट्रेंडिंग होती है ना, सुप्रीम कोर्ट पे होती है, एस्टैब्लिशमेंट पे होती है, सब पे ही होती है ट्रेंडिंग, को बचा तो कोई भी नहीं है। मीडिया वालों पे भी होती है। हाँ हम तो आदी हो गए हैं, तो फर्क नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया जो है वो तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब करोड़ों तो इस रियासत का क्या करें सर कि ये फिर इस रियासत का हम सब ने क्या करना है कि जिसमें जो है ना किसी इदारे की इज्जत बचेगी, ना किसी इंडिविजुअल की इज्जत बचेगी, और लोग इतने एम्पावर्ड हो जाएंगे कि आप जो दिल चाहे जिस पे दिल चाहे इल्जाम लगाएं और यू कैन गेट अवे विद। ये तो कोई दलील ना हो। फिर रियासत तो नहीं है, डब्बा है, फिर बंद कर देना चाहिए। फिर मुल्क तो नहीं है ना। लोग इतने इंडिपेंडेंट हो गए। 30 सेकंड दीजिएगा सर। वो आप लोग वो कह रहे हैं कि आप जो करना है हमारे साथ आप कर लें, लेकिन इलेक्शन तो हम आपसे ले लेंगे, हमारे साथ अवामी ताकत है। आप कैसे जो है वो इस काम को रोक सकेंगे? क्योंकि एहतजाज तो वो भी तगड़े करते हैं। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाए, आज कराता है, कल कराए, जब भी करे हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो इनकी सोच है, इलेक्शन लेंगे। जब इलेक्शन होगा तो पता चले कौन लेता है कौन नहीं लेता। ये तो मतलब है कि बात करता है, मैं कहता हूँ हम इलेक्शन लेंगे, ये कहते हैं हम इलेक्शन लेंगे। जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कौन इलेक्शन लेता है। और जहाँ तक ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, उस दिन KP के जो हमारे निगरान वजीर हैं इंफॉर्मेशन के, उन्हें पूरी लंबी लिस्ट निकाली है जिसमें इन्होंने अपने सोशल मीडिया के लोगों को 25-25 हज़ार रुपये पे रखा हुआ था। कितने लोग थे हम पहले भी कह रहे थे होता है, और अभी बाकायदा उनकी लिस्ट आ चुकी है जिनको ये पे करते थे, और उन्हीं के नामों से जो ट्रेंड चलता है यही चलाते हैं। क्या इन्होंने उस ट्रेंड की, या पुलिस पे जो इस पे जमानत पार के बाहर हमले हुए हैं, क्या इन्होंने उसकी कोई मजम्मत की है? एक बंदे भी नहीं किए। वो कह रहे बाहर से लोग आके करके चले। नहीं, लेकिन अच्छा एक बात मैं मानता हूँ इनकी, इन्होंने जो किया, जिन लोगों को हम पहले आते थे हमारे साथ पार्टी में, उनको सरों पे बिठाते थे कि यार ये बड़ा है, वास्कट पानी हुई है, रुमाल लगाइए,
इसको ज़रा ड्राइंग रूम में इज्जत से बिठाएं। इन्होंने उनको फुटपाथों पर बिठा दिए, ये बात इनकी मैं मानता हूँ। जमान पार के बाद जो फुटपाथों पर बिठा दिया ना लोगों को, ये चीज़ जो है। फैसल करीम कुंडी साहब, उस्मान डार साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मसला ये है कि डेडलॉक है और जो बयानात एक दूसरे के खिलाफ हैं, उससे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढना चाहता है। साथ बैठेंगे तो ही मसला हल होगा, वरना यही कानूनी मुशगाफियाँ और लड़ाइयाँ जारी रहेंगी, जिससे किसी भी सूरत जो है वो ना मईशत ठीक होगी और मुल्क की हालात। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुजीबुर रहमान शामी साहब सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे ज़रा समझेंगे कि ये हालात क्या पाकिस्तान में माजी में इस नहज पे कभी पहुँचे। एक ब्रेक के बाद फिर मज़ीद बात होगी। वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप अपने कीमती वक्त में से वक्त दे रहे हैं। मैं ज़रा ज़्यादा नहीं, आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी इतना बड़ा डेडलॉक देखा है तमाम इदारों का और सियासी जमातों का जो आज है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये डेडलॉक जिस नौइयत का है और जिस तरह का है, इससे पहले कभी देखने में आया पाकिस्तान की तारीख में। डेडलॉक तो आते रहे हैं, लेकिन ये डेडलॉक जो है इसने हमारी सियासत को मुतासर किया है, हमारी मईशत को मुतासर किया है, हमारी अदालत को मुतासर किया है, हमारी गवर्नेंस को मुतासर किया है और हमारे यकीन को मुतासर किया है। तो ये जो है ये तो ऐसी एक बला है जो लगता है कि कहीं हमें घेरे में ले रही है और इससे ये डेडलॉक जो है टूटता नजर नहीं आ रहा। ये एक तो ये बड़ी खतरनाक बात भी है शामी साहब कि ये डेडलॉक सिर्फ डेडलॉक नहीं है बल्कि टूटता जो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये फिर डेडलॉक टूटते किस तरीके से हैं माजी की में हम अगर नजर दौड़ाएं तो बड़े बुरे तरीके से टूटते हैं। तो क्या वैसे अगर मैं आपसे खुल के जरा इस पे तबसरा चाहता हूं कि क्या अगर ये डेडलॉक उसी तरीके से टूटा जैसे माजी में टूटते थे तो हमारे सियासतदान कुछ कहने की पोजीशन में होंगे कि हमारे साथ कोई ज्यादती हुई है? ये हमारे जो सियासतदान हैं वो उलझते तो बार बार रहे हैं तारीख में। अयूब खान और उनके मुखालफिन के दरमियान उलझाव हुआ, जुल्फ़िकार भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान के दरमियान उलझाव हुआ, और उसके बाद जनरल अपने देखा कि जुल्फ़िकार भुट्टो और उनके मुखालफिन हैं वो एक दूसरे से उलझे। उलझाव तो बहुत होते रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो एक दूसरे के साथ बातचीत पर बिल्कुल आमादा ना हो। यानी शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार भुट्टो भी एक दूसरे से मिलते रहे हैं, अगरचे कामयाबी नहीं हुई लेकिन मुलाकातें होती रही हैं। अब तो ये एक दूसरे की शक्ल देखने का रवाजा नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे और एक दूसरे को तहकीक करने की बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को यानी ये समझते हैं कि या हम नहीं या तुम नहीं। ये तो एक बड़ी अजीब कैफियत है जो पार्लिमानी जमहूरियत जो है उसके मजाज के अक्सर खिलाफ है। पार्लिमानी जमहूरियत तो मकालमे का नाम है, एक दूसरे को तस्लीम करने का नाम है जी, एक दूसरे का नुक्ता नजर समझने का नाम है और मिलजुल कर रास्ता बनाने का नाम है। तो पार्लिमानी जमहूरियत जो है वो इस तरह की सूरत हाल जो है बड़ी अजनबी है उसके लिए। शामी साहब, आज जो प्राइम मिनिस्टर की टोन और टेनर था उससे आपको क्या लगता है कि क्या हो, मतलब किस तरफ चला गया पार्लियामान के अंदर भी मामला, अदालत, पार्लियामेंट में तकरीरें, और अब लगता है कि वो एक तरफ वो कहते हैं कि 1 पॉइंट एजेंडा इलेक्शन यानी पीटीआई, दूसरी तरफ वजीर आजम कहते हैं पहले माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की और उसके बाद बात होगी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों फरीकैन ये नहीं चाह रहे कि बातचीत हो, दोनों फरीकैन बस ये चाहते हैं कि हम मौजूद रहें, सर्वाइवल की लड़ाई, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब का और खान साहब के बयानात एक दूसरे के सामने हैं कि अब हम रहेंगे या तुम रहोगे। देखिए, इलेक्शन जो है उससे तो मौखर मुमकिन नहीं है। इलेक्शन मौखर हो सकता है, इलेक्शन मनसूख नहीं हो सकता। ये तो सारा हमारा जो दस्तूरी निज़ाम है वो इस बुनियाद पर कायम है कि लोगों को हुकूमत करने का हक हासिल है। तो जमहूरियत में
तो अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए, यही तारीफ करते हैं ना हम। जी तो आप इलेक्शन का इनकार कैसे कर सकते हैं? इलेक्शन का सामना तो करना पड़ेगा, और वो 2 हफ्ते ताखीर हो जाए, 4 हफ्ते ताखीर हो जाए, ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इल्तवा में डाल दिया जाए? तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इलेक्शन जो है उसका इनकार करके या उससे फरार हासिल करके हम किसी सूरत भी अपना कोई मसला हल कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। मुजीबुर रहमान साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आप गुफ्तगू सुन रहे थे नाज़रीन। ये वक्त है, वक्त की अहम ज़रूरत है कि डायलॉग करें, ग्रैंड डायलॉग करें, बैठें, कुछ ना कुछ रास्ता, कुछ गिव एंड टेक करें, रास्ता दें एक दूसरे को, रास्ते बंद ना करें। ये किसी भी मुल्क की जमहूरियत के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।